नमस्कार मित्रों, इस क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं गवर्नेंस पर। गवर्नेंस जो कि आपके पाठ्यक्रम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है और मेंस का एक अच्छा जो है एरिया भी है। यहाँ ज्यादातर लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो गवर्नेंस जो है उसका तात्पर्य क्या है? तो अगर आप देखेंगे तो गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है? गवर्नमेंट इन एक्शन। गवर्नेंस का तात्पर्य क्या है? तो गवर्नमेंट इन एक्शन, जो सरकार कार्य या क्रियाकलाप करती है वही गवर्नेंस है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाया जाए तो गवर्नेंस का मतलब हुआ कि सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य, उसकी गतिविधियां, प्रक्रियाएं और निर्णय। यानी कि आप देखोगे तो प्रक्रियाएं सरकार की ज्यादातर कहाँ होती हैं? तो लॉ मेकिंग में होती हैं। डिसीजंस जो है वह सरकार के क्या कहते हैं, आपकी कार्यपालिका द्वारा लिए जाते हैं। तो सरकार के चूंकि तीनों अंग होते हैं, आप समझ रहे हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीन अंग सरकार के होते हैं। तो वास्तव में अगर गवर्नेंस को थोड़ी व्यापकता में आप देखोगे तो इन तीनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य ही गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं। उनकी गतिविधियां, उनकी प्रक्रियाएं, उनके निर्णय, ये सारा कुछ। अब जो है गवर्नेंस में रोज नया नया कुछ न कुछ एडवांसमेंट होता रहता है। इसीलिए आपके सिलेबस में भी दिया गया है गवर्नेंस के लिए क्या? तो गवर्नेंस के लिए दिया गया है ई गवर्नेंस, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और सबसे बड़ा एडवांसमेंट गवर्नेंस को लेकर के क्या है? तो भाई ई गवर्नेंस ही है। आजकल आप जान रहे हैं डिजिटल गवर्नमेंट और डिजिटल गवर्नेंस की डिमांड सब जगह बहुत तेजी से हो रही है। तो चलिए हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि हमें पूरा का पूरा गवर्नेंस का यूनिट अगर तैयार करना है तो पढ़ना क्या है। ठीक, क्या पढ़ना होता है यही हमको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गवर्नेंस का मीनिंग और उसका डेफिनेशन। ठीक, तो गवर्नेंस जो है वह क्या है? रूल से थोड़ा डिफरेंट है। पहले जो हम जिसको रूल्स कहते थे या रूल कहते थे, वह रूल नहीं है, ये रूल नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि रूलर्स by this authority make the rules and enforce them and also modify those rules when needed। यानी कि गवर्नेंस के लिए जो अथॉरिटी लोगों के पास मिलती है वो कहां से मिलती है? तो भाई हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो डेमोक्रेसी में जो है, जब हम किसी भी राजनीतिक दल को मैंडेट दे देते हैं तो हमारा मैंडेट उन्हें अधिकार देता है, प्राधिकार देता है, अथॉरिटी उपलब्ध कराता है। और रूलर्स जो हैं उसी अथॉरिटी के आधार पर विभिन्न प्रकार के नियम विनियम बनाते रहते हैं और उन्हें संशोधित भी करते रहते हैं। यानी कि जो मैंने आपको अभी पीछे कहा कि भाई विधायिका द्वारा किया जाने वाला कार्य भी इसमें शामिल हो जाता है। तो देख लीजिए, रूल मेकिंग, लॉ मेकिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर अगर आपको गवर्नेंस अच्छे से समझना है तो क्या करना होगा? रूलर्स और रूल्स को दोनों को बहुत अच्छे से समझना होगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रक्रियाओं को भी बहुत अच्छे से समझना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गवर्नेंस में जो सिलेबस में दिया गया है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, जिसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दो मुख्य जो है टॉपिक दिए गए हैं यूपीएससी की तरफ से, उससे थोड़ा और ज्यादा ही हम पढ़ते हैं। और यही कारण है कि हम सारी प्रक्रियाओं को समझ जाते हैं। और जब तक सारी प्रक्रियाओं को समझेंगे नहीं, हम आगे अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते। तो देखिए, आपकी गवर्नेंस की क्लास में क्या होगा, जो क्लास में लूंगा उसमें सबसे पहले आपको समझ आ गया कि हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझेंगे और बैकग्राउंड में उसकी मीनिंग, गवर्नमेंट से उसका रिश्ता, ये तमाम चीजें समझेंगे। और उसके पश्चात हम लोग आएंगे
इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर, तो सबसे जरूरी पक्ष होता है रूल ऑफ लॉ, सबसे जरूरी। फिर उसके पश्चात ट्रांसपेरेंसी। और आप जानते हैं आजकल एक बड़ी समस्या आ गई है या एक बड़ी चुनौती आ गई है, जिसे कहा जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय लॉ हो गया है समाज में। तो रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ पर मैं एक क्लास सेपरेट ले लूंगा, आप निश्चिंत रहिए, इसी में आ जाएगा वो भी। फिर है रिस्पॉन्सिवनेस, अनुक्रियाशीलता, इसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रियाशीलता। ठीक है, कि जब कोई डिमांड आती है जनता से, तो जनता की उस डिमांड को पूरा करने में गवर्नमेंट जो है वो कितनी रिस्पॉन्सिव है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। डिसेंट्रलाइजेशन, आप जानते हैं विकेंद्रीकरण। पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, आजकल आप देख रहे हैं सब कुछ मैनेज करने की बात की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात ही बहुत कम हो गई है, हर जगह मैनेजमेंट। सरकार के सभी कार्यों में भी अब मैनेजमेंट की बात की जाने लगी है, तो वही है पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। इसका सीधा संबंध लोक प्रशासन से है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ये अलग बात है कि आपका पूरा का पूरा गवर्नेंस का टॉपिक ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अब देखिए, जब हम लोग रूल ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो रूल ऑफ लॉ में डाइसी का कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ का आप जानते भी होंगे, इंडियन पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग एक विशेष चीज पढ़ेंगे, रूल ऑफ लॉ और फ्रेंच का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। इसके साथ साथ मैंने आपसे यह भी कहा है कि हम लोग रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, विधि का शासन और विधि द्वारा शासन, ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक, यह भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जब हम रूल ऑफ लॉ खत्म करेंगे तो सीधे हम लोग अकाउंटेबिलिटी पर आते हैं। और अकाउंटेबिलिटी में आपको क्या पढ़ना है, तो अकाउंटेबिलिटी में आप देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी के केवल 3 डायमेंशंस होते हैं, पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक होता है और सोशल होता है। और जैसे कि आप देखते भी हैं कि अगर किसी भी देश के 3 पक्षों को पढ़ लें तो लगभग सभी पक्ष उसमें समाहित हो जाते हैं। ऑल द एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दैट, दैट इज वाई ये 3 पक्ष आगे जब बढ़ते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। अब प्रश्न उठता है, यानी कि अगला जी चीज हमको आपको पढ़ना होगा, किसके प्रति जवाबदेही। तो ऐसे सिंपली एक स्टेटमेंट में आप कह सकते हो कि भैया सब कुछ तो जनता के प्रति है, जवाबदेही किसके प्रति है, तो जनता के प्रति है। लेकिन जनता के प्रति आप जवाबदेही के पहले जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पद सोपान जो होता है, हायरार्कियल ऑर्डर जो होता है, उसके प्रति भी सबकी जवाबदेही बनती है। फिर उसके बाद है अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, फिर अकाउंटेबल टू जुडिशरी, फिर अकाउंटेबल टू सिटीजन एंड मीडिया। यानी कि ऐसे एक स्टेटमेंट में कह देना कि सरकार तो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ये एकदम ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको विषय पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है और एग्जाम में आंसर भी करना है। और सबसे पहली बात, यहाँ एक चीज और नहीं लिखी है मैंने, बहुत डिटेल के अंदर की चीजें बहुत नहीं लिखी हैं, लेकिन अचानक याद आए तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ा फर्क होता है, और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस डिफरेंस को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है स्टेट सर्विस में भी, यूपीएससी में भी। यूपीएससी में तो 2012 में ही पूछा कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक जैसे नहीं होते, दोनों में अंतर क्या है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इन पक्षों को जब पढ़ते हुए। तो फिर अब जो है ये मुद्दा आता है कि अच्छा, जवाबदेही जब 4 पक्षों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे उसको, हायरार्की के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, जुडिशरी के लिए, जनता के लिए, सिटीजन के नागरिकों के प्रति, तो वो कैसे सुनिश्चित होगी, हाउ द अकाउंटेबिलिटी कैन बी एंश्योर्ड। तो अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करने का तरीका होता है बाय सेवरल कंट्रोल मैकेनिज्म।
यानी कि प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में अब जितने लोग काम कर रहे हैं उन पर विभिन्न तरह से कंट्रोल रखा जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू से एडमिनिस्ट्रेशन हियर इन गवर्नेंस, ऑलवेज रिमेंबर ऑल द थ्री बॉडीज। तो अब लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वह भी कंट्रोल रखती ही रखती है, तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भी रखेगा, जुडिशरी भी कंट्रोल रखती है, लेजिस्लेचर भी कंट्रोल रखता है। तो ये तीनों प्रशासन पर कैसे नियंत्रण रखते हैं ये पढ़ना होता है। फिर उसके बाद नागरिक नियंत्रण और सिटीजन कंट्रोल में आप आजकल सबसे ज्यादा जो बात करते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो करते रहे हैं इंस्टीट्यूशंस विच आर अवेलेबल टू सिटीजन्स, जहां वो अपनी शिकायतें कर सकता है। तो सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वहां जनता आम नागरिक जाकर के शिकायत कर सकता है। तो लोकपाल है, तो लोकायुक्त है, फिर एंटी करप्शन के ढेर सारे नियम कानून विनियम हैं, उनको सबको सिटीजन कंट्रोल में पढ़ना है। फिर एक और चीज आ गई है सिटीजन कंट्रोल में आजकल, उसका नाम है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट किस चीज की होती है? जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकार द्वारा, उन कार्यक्रमों के लिए सोशल ऑडिट भी कराई जाती है ना। चलिए, तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म से अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, इंश्योर करेंगे। और जैसे ही मामला आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल का, तो सबसे पहले सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, फिर मंत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद सेशंस हाउसेस में जब सेशंस चल रहे होते हैं तो उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, यानी कि जनरल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल और डिटेल्ड कंट्रोल। अब हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल को क्या करते हैं, 3 हेड्स में बांट देते हैं। एंड अंडर द जनरल कंट्रोल वी फोकस और वी स्टडी क्वेश्चंस, मोशंस एंड रेजोल्यूशंस in the parliament. Financial control, passing a budget. Detailed control, parliamentary committees. ओके, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। It hangs perhaps, I do not know what happens। देखिए हैंग हो गया, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। फिर उसके बाद आ गया जुडिशियल कंट्रोल। अब जुडिशियल कंट्रोल में हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, देन वी विल सी एंड वी विल से आल्सो दैट द बेसिस इज द रूल ऑफ लॉ। ठीक, विधि का शासन न्यायिक नियंत्रण का आधार बनता है। इसका मतलब यह भी है कि अगर कहीं विधि का शासन ना हो तो वहां न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल पॉसिबल होगा ही नहीं। लेट्स से नॉर्थ कोरिया, किम जोंग जुंग, तो किम जोंग जुंग के यहाँ संभव नहीं है जुडिशियल कंट्रोल, सब कुछ वही कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, तो वो है डिक्टेटर, निरंकुश सत्ता वाला राज्य बना दिया है उन्होंने, किम जोंग जुंग ने नॉर्थ कोरिया को। तो वहां पर न्याय जैसी कोई बात हो ही नहीं सकती है, वो जो चाहे करते रहता है क्योंकि वो तो डिक्टेटर है। चलिए, फिर इसका पर्पस क्या होता है, तो लीगलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड देयरबाय टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स। न्यायपालिका के द्वारा जो प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता है उसका उद्देश्य होता है कि जो प्रशासनिक कार्यवाहियां या कार्य हैं उनकी वैधता को सुनिश्चित किया जाए, और अगर वो अवैध नहीं होंगे, वैध होंगे, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, जनता के अधिकार या नागरिकों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता अपने आप इंश्योर हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। अब जुडिशियल कंट्रोल के टाइप्स क्या हैं तो आप देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू है, ये शायद आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ भी चुके होंगे और आपको पता भी होगा। न्यायिक पुनरावलोकन, फिर है स्टैट्यूटरी अपील यानी कि सांविधिक अपीलें, फिर सरकार के विरुद्ध अभियोग, फिर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध, फिर न्यायिक पुनरावलोकन। और इन सभी में
जब हम लोग पढ़ेंगे खास करके रिव्यू में और जुडिशियल एक्टिविज्म में, तो देखेंगे कि सुओ मोटो का कितना रोल है, न्यायपालिका द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने की क्या भूमिका है। इसी तरह से जब आप सिटीजन कंट्रोल पर आएंगे तो ओम्बुड्समैन लाइक संस्था, यानी कि भारत में जिसे हम लोकपाल और लोकायुक्ता कहते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या करना होगा, हम लोग ओम्बुड्समैन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा 1-1.5 पेज में आ जाए मैटर। प्रोक्यूरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लोकपाल लोकायुक्ता और तमाम तरीके का जो एंटी करप्शन मैकेनिज्म है, नियम कानून, इंस्टीट्यूशंस, वो सब पढ़ेंगे। तो इसी के अंतर्गत सीवीसी, सीवीआई, ये सब भी पढ़ना होता है। और आपको पता है कि यूपीएससी में सीवीआई और सीवीसी दोनों पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद रोल ऑफ मीडिया भी पढ़ेंगे, मीडिया का भी रोल होता है थोड़ा सा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग, ऐसे ही क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी का काम खत्म। After completion of the accountability, we will have to go towards the transparency. फिर हम लोग पारदर्शिता पढ़ते हैं या पारदर्शिता पढ़ देंगे, और पारदर्शिता में सबसे पहला है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपन वर्क। एक्चुअली पारदर्शिता का तात्पर्य क्या होता है, इसको बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। एक बहुत पुराना गाना भी था, उसकी एक लाइन, पहली 2-4 शब्द जो हैं वो बड़े काम के हैं। कहीं यार कहीं पार लगा तीरे नजर, आर आर और पार, लाइक दिस स्पेक्स, जहां मैं आपकी तरफ, कैमरे की तरफ देख करके बोल सकता हूं, सब कुछ मुझे दिखता है ट्रांसपेरेंटली, इसी तरह से आप उधर से भी जब देख पाएं तब होता है पारदर्शिता। प्रशासन ऐसा नहीं कि कोई पारदर्शी जो है क्या कहते हैं वस्त्र पहना है, वैसा नहीं। पारदर्शिता का मतलब ये चश्मे से आप लगाइए, आर पार दोनों साइड ओपन वर्क हो रहा है, यानी कि प्रशासन का जो काम है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस लगा दिया जाता है, पारदर्शिता एवं खुलापन। क्योंकि जब तक ओपन नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, हम उसे जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए पारदर्शिता का यह मतलब होता है। ठीक है, तो पारदर्शिता के लिए फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन चाहिए। और पहले भारत में प्रशासन को गवर्न करता था गोपनीयता अधिनियम। ठीक है, यानी कि सब कुछ सीक्रेसी के साथ मेंटेन करना, सीक्रेसी मेंटेन करना सरकार में अंग्रेजों के जमाने का कानून था। उसे जब हटाया गया 2005 में, तो कैसे हटाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा हटाया गया। ठीक है, इसके बाद जो है गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या क्या ट्रांसपेरेंसी के लिए हुआ है, तो ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन और पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट, ये 4 तरह की शुरुआतें हुई हैं। और आप देखेंगे कि ई गवर्नेंस आपका सिलेबस में भी दिया गया है। तो इसके बाद आपको बढ़ जाना है अपने सिलेबस के अगले पड़ाव पर। अब ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, तो ई गवर्नेंस का मतलब होता है मैं स्मार्ट। हाँ, मजाक कर रहा हूँ, आप इसको सीरियसली मत लेना, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, मेरे से बहुत ज्यादा है। चलिए कमेंट में बताइएगा आप लोग ज्यादा स्मार्ट हैं कि नहीं है। चलिए, तो स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब हुआ एस फॉर सिंपल, एम फॉर मोरल, ए फॉर अकाउंटेबल और फॉर रिस्पॉन्सिव, टी फॉर ट्रांसपेरेंट। कुछ लोग आपको बताएंगे कि स्मार्ट में एस का मतलब स्मॉल होता है, जी नहीं, आकार छोटा होना स्मार्ट गवर्नेंस का कोई बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष नहीं माना जाता है। छोटा आकार प्रशासन का, यानी कि कम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स होना, ये एक तरह से राइट साइजिंग का मसला है। हम लोग बात कर लेंगे किसी समय जब भी क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है। इसके बाद मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस को पढ़ना होता है आपको अपने सिलेबस में। तो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है, क्रिटिकल फ्लो मॉडल है, कंपैरेटिव एनालिसिस है, मोबिलाइजेशन है और इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल है। 5 प्रकार के मुख्य मॉडल भारत जैसे विकासशील देश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक, ब्रॉडकास्टिंग या इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, ब्रॉडकास्टिंग या सूचना विसरण मॉडल इसको हिंदी में कहते हैं विसरण। डिसिमिनेशन का हिंदी होता है विसरण। क्रिटिकल फ्लो क्रांतिक प्रवाह। कंपैरेटिव एनालिसिस आपको समझ ही आ रहा होगा, तुलनात्मक। मोबिलाइजेशन या लॉबिंग, इन दोनों को वही मोबिलाइजेशन को तो आप समूहन कह सकते हैं, लेकिन लॉबिंग को लॉबी ही कहते हैं हम लोग हिंदी में भी। और यह है अंतःक्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक मॉडल, अंतःक्रियात्मक। इसी को आप जो है G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, C2G जैसा नाम देते हैं। वास्तव में वह अंतःक्रियात्मक सेवा मॉडल है। ये 5 मॉडल पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इनकी अच्छाई बुराई पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस पढ़ना होगा। और ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन अर्बन में, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में, फाइल कंप्लेंट्स में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट में, और भारत में नागरिक और प्रशासन के बीच अंतःक्रिया को और बेहतर कैसे बनाया जाए, यह भी जरूरी है, ये भी पढ़ना होता है। बस इतना पढ़ लिया। तो एक चीज लास्ट में आपको क्या करना है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नई पहलें, न्यू जो है न्यू इनिशिएटिव्स, बस, और आपका काम खत्म हो जाता है। पुराना तो आप पढ़ेंगे ही ई गवर्नेंस में, जैसे ही करना शुरू करेंगे भारत में ई गवर्नेंस क्या है, कैसा है, ये सब तो आपको करना ही है। बस इसको भी आपको कर देना है। इतना ही आप कर लेंगे, आपका गवर्नेंस कंप्लीट, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और न्यू इनिशिएटिव्स वही है, डिजिटल क्रांति वगैरह जितना जो नया आया है वो सब आपको पढ़ना है। यानी कि आप जो करंट अफेयर्स में साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पढ़ते हैं वही इसको कवर कर देता है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, मैं यहाँ पर कंक्लूड करने के पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए, कहना चाहूंगा, देखिए, सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए। और बड़ा आसान है, मेरे चैनल को आप बहुत आसानी से @जायसवाल सर, ये क्या हो गया, यहां लिख देता हूं @जायसवाल सर, @जायसवाल सर 5182 लिख दीजिए यूट्यूब पर, अपने आप मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और जाकर के, अब वैसे भी यहाँ आप जब इसको करेंगे तो आपको चैनल खुला ही मिलेगा, बस जाके सब्सक्राइब करते रहिए और तेजी से शेयर करिए, मजा आ जाएगा आपको भी पढ़ने में और हमको भी पढ़ाने में। और जैसे जैसे आप इस पे बढ़ते जाएंगे और जितना ज़्यादा लोग का डिमांड आएगा कि गवर्नेंस का क्लास शुरू करना है, तो कम से कम मैं 100 लोगों की डिमांड पर ही ये क्लास शुरू करूंगा। तो 100 लोग पहले डिमांड क्रिएट करिए गवर्नेंस की क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच।